चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नया सा टॉपिक है हमारा, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे चलेगा 2-3 दिनों तक। और ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं ये भी बताएंगे। टॉपिक का नाम है ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स। देखो साहब, अभी तक हमने जेनेटिक्स में बहुत कुछ सीखा, बहुत लंबा चैप्टर भी था। मेंडल के अकॉर्डिंग जेनेटिक्स सीखा, मेंडल के अलावा फिर कई अलग अलग लोगों के बारे में हमने सीखा जेनेटिक्स में। अब हम उन सारे प्रिंसिपल्स को, उन सारे कंसेप्ट को ह्यूमन के अंदर अप्लाई करके जेनेटिकल स्टडी करना चाहते हैं। और बायोलॉजी की वो ब्रांच, जेनेटिक्स की वो ब्रांच जहां हम ह्यूमन जेनेटिक्स से स्टडी करते हैं, वो यूजेनिक्स कहलाती है। यूजेनिक्स, पता है ऐसा मिलता जुलता तुमको 3 वर्ड सुनने को मिलेगा। एक वर्ड सुनने को मिलेगा यूथेनिक्स। यूथेनिक्स। एक सुनने को मिलेगा यूजेनिक्स, और एक सुनने को मिलेगा यूफेनिक्स। और ये पूछा जाता है एग्जाम में। देखो, इसका मतलब है अगर आप इन्वायरमेंटल फैक्टर को इंप्रूव करके ह्यूमन को इंप्रूव करते हैं, ह्यूमन रेस को, मतलब ह्यूमन के ब्रीड जो है, ह्यूमन की इंप्रूवमेंट कराते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए कोई ऐसा चीज जो इन्वायरमेंटल फैक्टर को इंप्रूव करके। अब बात आता है कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या, बाहर वाला? तो जवाब है नहीं। अरे जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है ना, उस जीन का जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, उस जीन को आप प्रॉपर इन्वायरमेंटल फैक्टर दिला दीजिए, इसके बारे में बात करिए। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर देना, तो वो क्या हो गया, यूथेनिक्स हो गया। नेक्स्ट आता है यूजेनिक्स। अगर आप जेनेटिकल प्रिंसिपल्स का स्टडी करके और उस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कुछ सीख के अगर आप ह्यूमन रेसेस को इंप्रूव करते हैं, ह्यूमन के लिए कुछ बढ़िया करते हैं, तो वो जेनेटिक्स की ब्रांच यूजेनिक्स हो जाती है। नेक्स्ट आता है यूफेनिक्स। अगर आप जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से ऐसा कोई टूल्स जिससे आप जीन में छेड़छाड़ कर सकते हैं, ऐसा कोई चीज अप्लाई करके अगर आप ह्यूमन के अंदर इंप्रूवमेंट लाते हैं, तो वो यूफेनिक्स कहलाती है। ये बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग। तो ये 3 अलग अलग टर्म्स है, यूथेनिक्स, यूजेनिक्स और यूफेनिक्स। यहाँ जो है वो है यूजेनिक्स। अच्छा, इसका मैं शॉर्ट सा ट्रिक भी बताता हूँ। देखो, मैं कह रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग, ऐसा जरूरी नहीं है कि ह्यूमन के अंदर ही जीन छेड़छाड़ करें, जीन कहीं भी छेड़छाड़ करें, फायदा ह्यूमन को। ऐसे कई सारे हमने मेडिसिन बना रखे हैं जीन छेड़छाड़ करके, अलग ऑर्गेनिज्म का, जो मेडिसिन इंसान लेता है, इंसान का उसमें फायदा है। उसको बोलते हैं फार्मासेंटिकल। जो बायोटेक पढ़े उनको याद आ रहा होगा, फार्मासेंटिकल मेडिसिन। तो ये PS से तुम याद रख सकते हो, फार्मा। फार्मा मतलब कि नए नए मेडिसिन बना रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो अगर जीन छेड़छाड़ करके ह्यूमन का इंप्रूवमेंट करें, तो यूफेनिक्स, फार्मा। TS से तुम याद रख सकते हो, यहाँ पे TH मतलब टेम्परेचर। हालांकि ये टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर भी होता है। अगर जीन के लिए जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए, जैसे एक टेम्परेचर मान लो, उसको तुम बढ़िया बना देते हो, ऑप्टिमम बना देते हो जीन के एक्सप्रेशन के लिए, तो ये क्या हो गया, यूथेनिक्स। TH टेम्परेचर, थैनिक्स। और यूजेनिक्स में जीन तो दिख रहा है, GEN, जीन, जेनिक्स। तो यूजेनिक्स मतलब जेनेटिकल स्टडी, यहाँ जीन का छेड़छाड़ नहीं, जेनेटिकल स्टडीज का प्रिंसिपल पढ़ के ऐसा कुछ आप करो बिना छेड़छाड़ किए, ऐसा कोई प्रिकॉशन कर लो, ऐसा कोई इंप्रूवमेंट कर लो जिससे इंसान का फायदा हो, तो यूजेनिक्स। ये 3 टर्म क्लियर है। जवाब सवाल है कि यूजेनिक्स पढ़ते क्यों है, यूजेनिक्स आया ही क्यों, ह्यूमन इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्या पड़ी, क्यों, क्या किस तरीके का इंप्रूवमेंट करा लेंगे। तो देखो यार, बात क्या पता है, ह्यूमन के अंदर कई सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसका काउज जीन है, जिसका काउज जेनेटिकल डिसऑर्डर है। और मोस्ट ऑफ द जेनेटिकल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मोस्ट ऑफ द, क्यों पता है, वो आ गए यार। अब तुम क्या, हर एक सेल को ठीक कर पाना मुश्किल नहीं, मुश्किल है ना, नामुमकिन है। हर एक सेल को ठीक कर पाना संभव नहीं है। तो अब आ गया तो आ गया, अब तो बस क्या, बस जितना झेल सकते हो झेलो, और क्या। तो अगर जेनेटिकल डिसऑर्डर आ गया तो उसका ट्रीटमेंट पे हमारा काम चल रहा है, लेकिन हम उससे ज्यादा काम इस पे कर रहे हैं आज की फील्ड में कि जेनेटिकल डिसऑर्डर किसी बच्चे में आए ही नहीं, क्योंकि जेनेटिकल डिसऑर्डर आता है बाय बर्थ। हम चाहते हैं कि जेनेटिकल डिसऑर्डर आए ही नहीं बच्चे में। तो ये कैसे पता चलेगा, कोई ऐसा अफेक्टेड जीन
माई बाप में ना हो। अब माई बाप में ना हो तो क्या माई बाप का आप जीन ले लेके देखिएगा क्या? संभव तो नहीं है, संभव तो नहीं है कि एक एक जीन लेके देखे। तो देखो यार, अब तुम क्या सोच रहे होगे ना कि डायरेक्ट स्टडी हो जाएगा, पता कर लेंगे कि कौन सा जीन खराब है कौन सा जीन अच्छा है। ह्यूमन के अंदर डायरेक्ट जेनेटिकल स्टडी पॉसिबल ही नहीं। तुम जो सोच रहे हो, पहली बात तो क्यों कर रहे हैं, एम बता दिए ना कि जेनेटिकल डिसऑर्डर का पहले से अगर पता लगा पाएंगे हम तो उससे बचाव हो सकता है। पता चल गया कि इस टाइप का कंडीशन आने वाला है तो बर्थ के पहले ही एबॉर्शन करा देंगे, लीगल है, लीगल है। अगर जेनेटिकल डिसऑर्डर आने वाला है ऑफस्प्रिंग में तो गवर्नमेंट परमिशन देती है एबॉर्शन के लिए। ये एबॉर्शन का सारा कानून पढ़ाएंगे तुमको रिप्रोडक्शन में, किस किस बातों के लिए एबॉर्शन लीगल है, अदरवाइज तो वो इलीगल है। तो अगर पता चल गया कि नहीं नहीं बच्चे में तो बहुत खतरनाक जेनेटिकल डिसऑर्डर आ जाएगा अगर ये मैरिजेज हो गए तो, और अगर मैरिजेज हो चुके हैं तो ये जो पर्टिकुलर बच्चा आने वाला है इस कपल से, इस बच्चे को मार दो जन्म से पहले, क्योंकि इसको बहुत खतरनाक डिसऑर्डर होगा। उससे अच्छा है कि ये आए ही नहीं इस दुनिया में, सरकार परमिशन देती है, लीगल है। तो सवाल है कि पता चले तब तो, पता चले तब तो। यहाँ डायरेक्ट जेनेटिकल स्टडी पॉसिबल है ही नहीं। अब ये पूछा जाता है पीएमटी में भी और बोर्ड में भी कि ह्यूमन के अंदर डायरेक्ट जेनेटिकल स्टडी पॉसिबल नहीं है, क्यों? उनके रीजन बताइए। इनके मैं 6 रीजन आपको बता रहा हूं। पहला, जैसे आप पी प्लांट के अंदर या ड्रोसोफिला के अंदर ही आप जिसको मन होता था जिससे क्रॉस करा देते थे, याद कीजिए। टॉल को कभी टॉल से, टॉल को कभी ड्वार्फ से, ड्वार्फ को कभी किससे, जो तुम्हारा मर्जी आया करा दिए। क्या यहाँ पे पॉसिबल है? क्या यहाँ पे पॉसिबल है? मान लो अगर तुम्हें किसी कारण से पता चल भी गया कि इस लड़की में डिसऑर्डर है, और अगर पता चल गया इस लड़के में भी डिसऑर्डर है और शादी दोनों की हो चुकी है, तो क्या तुम दोनों को सलाह दोगे, तुम उस दोनों को जाकर सलाह दोगे उस लड़की को जिन्होंने आप तो किसी और लड़का के साथ जाके मीटिंग कर लीजिए, हस्बैंड आपका यही रहेगा, और लड़का को जाकर सलाह दोगे कि नहीं आप किसी और से जाके मीटिंग कर लीजिए, हस्बैंड आपका यही, वाइफ आपकी यही रहेगी। यहाँ कुछ इथिकल इश्यूज आ जाते हैं। इथिकल मतलब सामाजिक इशू, समाज ये अलाउ नहीं करेगा। इंसान है ना यार, हम लोग सामाजिक प्राणी है। अब प्लांट में तो क्या है यार, सेल्फ पॉलिनेशन रोक के तो तुम क्रॉस करा ही रहे थे, मना कर रहा था क्या पी प्लांट? ड्रोसोफिला में भी करा रहे थे यार, कहाँ कोई मना कर रहा था, खूब कराए। ह्यूमन के अंदर ये पॉसिबल नहीं। ह्यूमन के अंदर जेनेटिकल क्रॉसेस को डायरेक्टली कंट्रोल करना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस पॉसिबल नहीं है, आप नहीं करा सकते डायरेक्टली, पहला। दूसरा मतलब इथिकल इशू आ जाते हैं। दूसरा, ह्यूमन के अंदर जेनरेशन टाइम बहुत लंबी है। कम से कम लड़की 18 साल की, लड़का कम से कम 21 साल का शादी का क्यों रखा गया है? तब तक वो अच्छे से अपना जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मैच्योर कर लेते हैं, तब जाके वो जनरेशन बढ़ा पाते हैं। जबकि पी प्लांट में याद करो, पी प्लांट में कितने दिन का, 3 वीक का तो क्या था उसका लाइफ साइकिल था। ड्रोसोफिला में 2 वीक का तो लाइफ साइकिल ही था। यहाँ 18 साल वेट करना पड़ेगा एक कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए। सोच कर देखो कितना टफ स्टडी है। क्या तुम डायरेक्ट स्टडी कर पाओगे? 18 साल वेट करोगे? कि देखते हैं 18 साल बाद क्या होता है, बताएंगे 18 साल बाद क्या करना है। एक कैरेक्टर का स्टडी करने के लिए 18 साल वेट करोगे, है ना? नहीं। उसके बाद आएगा एक बच्चा, जहां पे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा होता है वहां कैरेक्टर का स्टडी इजी होता है। यहाँ पे लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ज्यादा ऑफस्प्रिंग नहीं बनेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम मैंने बताया कि लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनेंगे। चौथा, चौथा बताओ क्या हो सकता है प्रॉब्लम? अरे भैया, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स जो है पॉलीजेनिक इंटेंस कई सारे हैं, मतलब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, एक जीन कई सारे कैरेक्टर बना रहा है। तो भैया आपको पता कैसे चलेगा कि इन जीन की वजह से और क्या हो सकता है? मतलब सॉरी, एक कैरेक्टर कई सारे जीन रेगुलेट कर रहा है। सॉरी, जैसे याद करो ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए 25 जीन, याद आया? हाँ। हाइट के लिए कितने जीन थे? 3 जीन। नहीं, ब्लड ग्रुप के लिए 3 जीन, हाइट के लिए 5 जीन। भाई हम अगर ह्यूमन कैरेक्टर का हाइट ही स्टडी कर रहे हैं मान लिया जाए,
हम एक जीन का स्टडी नहीं कर पाएंगे, 5 जीन का स्टडी करना पड़ेगा, और वो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्टेड होगा, पांचों के पांचों जीन। बहुत लफड़ा है यहाँ, बहुत लफड़ा है। हम ये बता रहे हैं डायरेक्ट स्टडी पॉसिबल नहीं है ह्यूमन के अंदर। और भी तुम्हारे नोट्स में रीजन लिखा होगा। हाँ, हेटेरोजाइगोसिटी यहाँ बहुत सारी होती है। अरे होगी यार, तुम देख के शादी करा रहे हो क्या? लंबा लंबा में शादी करा दें? चलो ठीक है, जो तो तुमको दिख गया देख के शादी करा दी। अब वो कौन कौन से कैरेक्टर डोमिनेंट लेके बैठी है, कौन कौन से रेसेसिव लेके बैठी है, तुमको पता तो नहीं है। देखने में सुंदर लगती है, पता चल गया कि अच्छा अच्छा इंग्लिश बोल लेते होगी, पढ़ने में बढ़िया होगी। शादी के करने के बाद पता चला ये तो गोबर उठा के ले आए, बाद में पता चला धोखा हो गया ये तो। अब क्या करोगे? नहीं रिटर्न कर देंगे, अच्छा माल नहीं है, रिटर्न एक्सपायरी डेट के पहले रिटर्न यहाँ वैलिड है, ऐसा है क्या? नहीं होगा यार। अब आ गए तो आ गए, इसलिए कहते हैं सोच समझ के करना शादी है, एक बार होगा, सोच समझ के करना। आ गए तो आ गए। अब रिसेसिव है कि डोमिनेंट है कि क्या है, वो तुम्हारा है, अब झेलो उसको। तो यहाँ हेटेरोजाइगोसिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे होमोजाइगोसिटी क्यों कम है बताते हैं। होमोजाइगोसिटी से डोमिनेंट कैरेक्टर भी जमा होता है और रिसेसिव भी। होमोजाइगोसिटी क्यों कम है? कहते हैं ना कि क्लोज रिलेटिव में शादी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 कारण है, साइंटिफिक रीजन तो है ही है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो जाए, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं अच्छा नहीं लगता है, मतलब ये सामाजिक इशू है, इथिकल इशू है। समाज नहीं वैलिडिटी मानता है इसको, समाज नहीं वैलिड करता है इसको, परमिशन नहीं देता। तो ये सब इशू है यहाँ पे। इन सब कारणों की वजह से ह्यूमन के अंदर डायरेक्ट जेनेटिकल स्टडीज पॉसिबल नहीं है। ये कारण आपसे पूछे जाते हैं। मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ, सारे कारण आपके नोट्स में लिखे हुए मिलेंगे। अच्छा नोट्स मैंने हटा दिया, कोई बात नहीं, नोट्स में पढ़ लेना, सारे रीजन आपको लिखे मिलेंगे। जवाब फिर सवाल खड़ा होता है, तो फिर ह्यूमन जेनेटिक्स का स्टडी होगा कैसे, ह्यूमन जेनेटिक्स चलेगा कैसे? कई सारे इनडायरेक्ट मेथड है जिससे हम ह्यूमन के अंदर जेनेटिकल स्टडी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड जैसे पहला है इसी में पेडिग्री एनालिसिस। पहला क्या है? पेडिग्री एनालिसिस। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं ना, एक डायरी लेते हैं, खाता तैयार करते हैं, जिस जनरेशन के बारे में हमको पता करना है, स्टडी करना है, मतलब जिस खानदान में हम गए, बोलेंगे भाई आपके कितने बच्चे हैं, उनके बच्चे में कोई डिसऑर्डर हो तो बताइए, कोई रोग हो तो बताइए, कौन कितने सालों के हैं, कौन कब बर्थ लिया था, आपके माता पिता क्या कौन है, आपके भाई बहन कितने हैं, लड़का लड़की दोनों के। फिर उसके दादे के पास पहुंचेंगे, आपका बताइए, मतलब पिछले 7-8 खानदानों का चीज लिख लेंगे, तब जाके बैठ के खान को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, डाटा लाएंगे, तब जाके बैठ के एनालिसिस करेंगे। इसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। कल पढ़ेंगे डिटेल में, इनफैक्ट 2-3 दिन तक यही पढ़ेंगे डिटेल में। इससे अनुमान लगाएंगे कि आपका बच्चा को ये डिसऑर्डर हो सकता है या नहीं हो सकता है। पेडिग्री इनडायरेक्ट स्टडी है। दूसरा पॉपुलेशन स्टडी, बताएंगे ये भी आपको। पॉपुलेशन स्टडी करते हैं, पूरे पॉपुलेशन में पता करते हैं कितने पॉपुलेशन ठीक ठाक है, कितने डोमिनेंट है, कितने रिसेसिव, कितने इंटरमीडिएट। इससे आंकड़ा निकाल लेते हैं कि इस पॉपुलेशन की इतनी खतरा, ये इतने खतरे में है, ये इतने सेफ है। नवीन तुम अपना साउंड ऑफ कर लो, जब बोलेंगे बोलने तब बोलना। तो ये है पॉपुलेशन स्टडी। तीसरा होता है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप कल भी बताएंगे सेल बायो में। कैरियोटाइप का मतलब अभी इतना समझो, क्रोमोसोम से रिलेटेड स्टडी। सेल तो ला सकते हैं, सेल के अंदर क्रोमोसोम का अरेंजमेंट देखेंगे, उससे भी कुछ कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर का पता लग जाता है। क्रोमोसोम का अरेंजमेंट, और उसमें क्या कैसे आपको कैरियोटाइप सेल में बताएंगे तो बता देंगे। उसमें क्रोमोसोम जो है ना लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, मतलब पैरेलली, बड़े से छोटे की तरफ। उसमें कोई गड़बड़ी आए तो पता चल जाता है। हालांकि बहुत ज्यादा आइडिया नहीं मिलता, लेकिन मिलता है। इसके बाद आता है बायोकेमिकल स्टडी। ये सब हायर लेवल में आप पढ़ोगे बायोकेमिकल स्टडी। कुछ केमिकल्स की मदद से, मेल फीमेल के द्वारा बनने वाले कुछ केमिकल की मदद से भी पता लगा लेते हैं कि इसके बच्चे के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है पर्टिकुलर डिसऑर्डर की। हायर स्टडी में पढ़ोगे। तो ये मेजर 4 ये है। एक और होगा स्टडी ऑफ ट्विंस। ट्विंस की जेनेटिकल कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, ट्विंस की। अब कैसे करते हैं नहीं करते हैं सब आपके लेवल का बात नहीं है, लेकिन ट्विंस की जेनेटिकल कैरेक्टर स्टडी करके पता कर लेते हैं कि अगर अब इस पेरेंट का अगला बच्चा आने वाला है तो क्या होगा।
भैया ये बहुत तरीके के नियम अब तो डेवलप हो गए हैं, आपके सिलेबस में यही है। कैटेगरी एनालिसिस पढ़ेंगे और पॉपुलेशन स्टडी पढ़ेंगे, और इससे आपको हम सिखा देंगे कि किसी भी खानदान का आप भविष्य बता सकते हैं कि इसके खानदान में ये डिसऑर्डर आ सकता है, नहीं आ सकता, ये खानदान तो बिल्कुल सेफ है, इसको तो कोई खतरा है ही नहीं। अब ये पढ़ लेने के बाद तब आप क्या करोगे कि पॉपुलेशन स्टडी, ये पेडिग्री एनालिसिस और पॉपुलेशन स्टडी पढ़ लेने के बाद आप जेनेटिकल स्टडी कंप्लीट नहीं कर लिए हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स आप कंप्लीट नहीं पढ़ लिए, लेकिन कुछ जेनेटिकल स्टडी के बारे में, कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में फिर आप क्या करोगे, उसके सिम्टम्स वगैरह जानोगे, तब जाके हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये सब चीज हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना होता, हमारे सिलेबस में ही नहीं है। कैरियोटाइप के बारे में तो फिर भी थोड़ा बहुत हम सेल में ज्ञान दे देंगे, इन सब चीज के बारे में आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे। तो आज मैंने बस क्या किया, मोटा मोटी ह्यूमन जेनेटिक्स का भूमिका बांध लिया कि ये होता है ह्यूमन जेनेटिक्स। बाकी टीटीएस में हमारी डेली क्लास होगी, अब टीटीएस में जेनेटिक्स की, तो हम नेक्स्ट मतलब कि थर्सडे को स्टार्ट करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। उससे पहले आप यहाँ तक नोट्स में अच्छे से पढ़ के आइएगा सब कुछ, तब आएगा मजा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलो। ट्यूसडे, थर्सडे और संडे सर। क्या बोले? सैटरडे। ये टीटीएस में सैटरडे सैटरडे सैटरडे। सैटरडे। ठीक है सर। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपने सेल बायो के क्लास में 11 बजे, 10 मिनट तो टाइम ही बचा है बस। ठीक है, चलो ठीक।